देखो, डिस्पर्जन टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। जेई मेंस में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो जेई मेंस के हिसाब से हमें इससे सीखना है। एडवांस में ये बहुत एडवांस में सिलेबस में नहीं है, एडवांस में से क्वेश्चन नहीं आते। और जेई मेंस में भी एकदम बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट हर साल नहीं आता है क्वेश्चन इसका, 2-3 साल में एक आध बार देखा गया इसका क्वेश्चन। पर इसके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा अप्लीकेबल कॉन्सेप्ट है, मतलब हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। तो कई जगह यहाँ के कॉन्सेप्ट हम देखेंगे अप्लाई होते हुए, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है अच्छे से समझना। व्हाट इज डिस्पर्जन, पहले तो समझते। तो डिस्पर्जन समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कॉशीज इक्वेशन which gives the refractive index of a medium and its variation with lambda। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंडेंट होता है। मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट तो होता ही है, साथ साथ लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंडेंट होता है। ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडियम, जिनमें लाइट की स्पीड फॉर डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट होती है। दैट्स वाई उनमें म्यू अलग अलग आएगा। अच्छा, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि भाई वेवलेंथ वॉयलेट और रेड की जो होती है उसकी वजह से बहुत बड़ा ही स्पीड का डिफरेंस आ जाए, ऐसा नहीं होता है, बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है। तो डे टू डे लाइफ में तो हम ये समझ भी नहीं पाते, हमें दिखता भी नहीं इसके इफेक्ट, वो तो कुछ स्पेशल केसेस में हमें इसके इफेक्ट समझ में आते हैं। तो ऐसे सारे मीडियम को हम बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडियम, जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड। तो अगर हम रफली देखें तो म्यू यहाँ पे लेमडा से इनवर्स जैसा कुछ रिलेशन है, लेमडा बढ़ाएंगे तो म्यू डिक्रीज होगा। विबग्योर के ऑर्डर में एक्चुअली क्या होता है, लेमडा बढ़ता है तो म्यू कम होते जाएगा। तो वॉयलेट से रेड तक आएंगे तो म्यू डिक्रीज होते जाएगा, है ना। और जो येलो कलर होता है वो एक्जेक्टली बीच में आता है, तो येलो कलर इज मीन कलर। तो येलो का म्यू को अपन कई बार म्यू इनका एवरेज भी ले लेते हैं। अब म्यू सबका ही अलग अलग होता है, सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का। तो नॉर्मली जो अपन म्यू की बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, हम बोलते हैं ग्लास का म्यू जो होता है 1.5 है, तो किसके लिए। तो नॉर्मली हमें ना येलो कलर की म्यू बात करते होते हैं। येलो कलर के लिए क्या म्यू की वैल्यू है ये दी जाती है नॉर्मली। हम एवरेज कलर बीच वाला जो कलर है येलो, उसके लिए जो भी हो रहा है वो चीज देते हैं। जैसे किसी लेंस की फोकल लेंथ कोई पूछता है, तो लेंस की फोकल लेंथ भी म्यू पे डिपेंडेंट होती है, हेंस डिफरेंट कलर की अलग अलग आएगी। तो किस कलर की फोकल लेंथ दी जाती है, येलो की दी जाती है। येलो कलर की बातें कर रहे होते हैं हम जब भी कर रहे होते हैं, इसको मीन कलर कहा जाता है। ये पॉइंट क्लियर है क्या, येलो कलर इज मीन कलर। इज दिस पॉइंट क्लियर, यस, ओके। चलिए, अब जब किसी प्रिज्म से लाइट सेंड करते हैं, मान लो कि लाइट व्हाइट लाइट आ रही थी जिसमें सारे कलर्स के कॉम्बिनेशन थे, तो डिविएशन कॉज्ड बाय प्रिज्म, अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म की बात करें तो a इंटू म्यू माइनस 1 होता है, a इंटू म्यू माइनस 1, एंड म्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। वॉयलेट का म्यू ज्यादा तो उसका डिविएशन ज्यादा, रेड का म्यू कम तो डिविएशन कम। मेरे पास ग्रीन कलर है तो मैंने ग्रीन दिखा दिया, येलो को होता तो येलो दिखाता मैं, तो मैंने बीच में ये ग्रीन कलर दिखा दिया मैं, क्योंकि ये मेरे पास येलो नहीं है। ठीक है, तो सबका डिविएशन अलग अलग होगा। ये देखो, ये ओरिजिनल लाइट की डायरेक्शन थी, इससे ये मैंने दिखाया ये वाला एंगल, ये एंगल होगा वॉयलेट का डिविएशन। दिस विल बी डिविएशन ऑफ वॉयलेट कलर। दिस इज द डिविएशन ऑफ रेड कलर, रेड कलर का एंगल। और डिविएशन ऑफ ग्रीन कलर ये हो गया। तो कलर सेपरेट होके निकल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बीच में कुछ एंगल आ रहा है। देयर इज अ एंगुलर स्प्रेड बिटवीन रेड एंड ब्लू कलर, इसी को बोलते हैं अपन एंगुलर डिस्पर्जन। द एंगल बिटवीन द एक्सट्रीम कलर्स इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन, द एंगल बिटवीन वॉयलेट एंड रेड कलर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म की बात करें तो a इंटू म्यू माइनस 1 लिख सकते हैं एंगल को, तो वॉयलेट के लिए यहाँ पे म्यू वॉयलेट ले लेंगे, रेड के लिए म्यू रेड ले लेंगे, तो वैसा लिख दे तो a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर आ जाएगा। एंगुलर डिस्पर्जन विल बिकम a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। क्या ये समझ में आ रहा है, एंगुलर डिस्पर्जन बाय अ स्मॉल एंगल प्रिज्म इज a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। मोस्ट ऑफ द केसेस अपन को स्मॉल एंगल प्रिज्म के दिए होते हैं, तो इसलिए अपन ये वाला फॉर्मूला भी याद रखेंगे। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर। What is angular dispersion? The angle between the extreme colors, उसको हम कहते हैं angular dispersion। ये हमें बता रहा है कि कितना अच्छे से स्प्रेड हुआ है कलर्स का। बोलिए प्राशील, समझ में आ रहा है प्राशील? चलो वेरी गुड, ओके आगे बढ़ते। तो हमने पढ़ा व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन। नाउ अपन समझते हैं डिस्पर्सिव पावर। देखो, हमारे प्रिज्म ने डिस्पर्जन क्रिएट करा।
अलग अलग प्रिज्म अलग अलग अमाउंट से डिस्पर्जन क्रिएट कर सकते हैं. दिस एंगुलर डिस्पर्जन विल बी डिफरेंट, बट अ क्वांटिटी विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ओनली, दैट इज डिस्पर्सिव पावर. डिस्पर्सिव पावर एक मीडियम की प्रॉपर्टी आती है. इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम? दिस इज एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डिविएशन. जो डिविएशन हुआ उसकी वजह से डिस्पर्जन हुआ है, इनका जो रेशियो आता है ये सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टी बन जाती है. तो इस रेशियो को बोला जाता है डिस्पर्सिव पावर, जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. डिस्पर्सिव पावर इज एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डिविएशन. येलो कलर का जो डिविएशन हो रहा है उसको कहते हैं मीन डिविएशन, और इनका रेशियो ले ले तो हमें मिल जाती है डिस्पर्सिव पावर. तो दिस इज हाउ डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड. और अगर तुम इन सबको रख दो, डेल्टा वी हो जाएगा a इंटू म्यू वी माइनस वन, डेल्टा आर a इंटू म्यू आर माइनस वन, डेल्टा वाई ये आ जाएगा. तो इसको सॉल्व वॉल्व करो, देखो ये तो सब कैंसिल हो रहा है, तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आर माइनस वन बच रहा है. नाउ दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ओनली. ए तो कैंसिल हो गया तो उसके शेप से कोई मतलब ही नहीं है. तो दिस इज अ प्योर मीडियम और मटेरियल्स प्रॉपर्टी. तो डिस्पर्सिव पावर ये बताता है कि मटेरियल कितना अच्छे से डिस्पर्जन क्रिएट करता है. ठीक है, ये हमने डिफाइन करा. क्या समझ में आया? व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? क्या अच्छे से क्लियर हो रहा है? व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? ओके, वेरी गुड. हमने डिस्पर्सिव पावर समझा अभी, है ना? तो डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्जन, इन सबसे अपन डिस्पर्जन को समझाते हैं. अब हमारे पास प्रिज्मस ऐसे डिवाइसेस है जो डिस्पर्जन क्रिएट करते हैं. हम कभी कभी चाहते हैं कि डिस्पर्जन हो पर डिविएशन ना हो. डिविएशन मतलब देखो यहाँ पे व्हाइट लाइट भेजी थी इस डायरेक्शन में और सारे कलर ऐसे एंगल पे निकल रहे हैं. मतलब बीच वाला कलर देखो कि येलो कलर, तो वो तो एक एंगल पे बेंड होके निकला है. हम चाहते हैं कि बेंडिंग नहीं हो, हमें तो बस स्प्रेडिंग मिल जाए. तो ऐसा प्रिज्म का कॉम्बिनेशन जो डिस्पर्जन करे डिविएशन नहीं करे, है ना, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन. इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन. इन दैट केस व्हाइट लाइट आती है, जो बीच वाला कलर है वो व्हाइट के पैरेलल ही निकल रहा है. इन दो प्रिज्म को ऐसे अरेंज करा हमने कि दोनों से मिलकर अब हो रहा है कि वॉयलेट जो येलो कलर है वो एकदम बीच में वाला जो कलर है वो इंसिडेंट के पैरेलल निकल रहा है और बाकी कलर उससे एंगल पे है. तो डिस्पर्जन तो हो रहा है, बाकी कलर एंगल पे, बट डिविएशन नहीं हो रहा. बीच वाला कलर उसी डायरेक्शन में. हम कभी कभी ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कॉम्बिनेशन हम करवा सकते हैं. तो अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म. तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का ये सेकंड केस था एक्चुअली, कि फर्स्ट भी देखेंगे अपन. ऑर्डर तो कुछ भी रख सकते हो आप, इसे फर्स्ट बोल लो. सो डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन. तो जब दो प्रिज्म एक दूसरे से उल्टे रखे हो तो उनके डिविएशन सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे. भाई एक प्रिज्म ने लाइट को नीचे बेंड करा, फिर दूसरे ने ऊपर बेंड करा, तो दोनों के डिविएशन एंगल अलग अलग डायरेक्शन में. तो नेट डिविएशन इनका सब्ट्रैक्शन होगा, उसे जीरो कर सकते हैं अपन. अगर मुझे नेट डिविएशन जीरो चाहिए तो नेट डिविएशन जीरो होने के लिए दोनों के डिविएशन का डिफरेंस शुड बी जीरो. ये समझ में आ रहा है क्या? दोनों के डिविएशन का डिफरेंस शुड बी जीरो. ठीक है. पहले प्रिज्म का प्रिज्म एंगल ए माना मैंने, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी म्यू आर म्यू आई माना. दूसरे प्रिज्म का प्रिज्म एंगल ए डैश माना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी डैश म्यू आर डैश म्यू आई डैश माना. तो पहले प्रिज्म का जो डिविएशन होगा उसको लिख सकता हूँ a इंटू म्यू आई माइनस वन. येलो कलर की बात कर रहे हैं अपन. दूसरे प्रिज्म के लिए लिख सकता हूँ a डैश इंटू म्यू आई डैश माइनस वन, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए जिससे नेट डिविएशन जीरो हो जाए. तो ये इक्वल करा तो प्रिज्म एंगल पे कंडीशन आ जाती. So if two prisma are combinedly creating no deviation, deviation नहीं क्रिएट कर रहे, तो उसकी कंडीशन आ गई कि उनका प्रिज्म एंगल का रेशियो शुड बी दिस रेशियो. या गई कंडीशन फॉर टू प्रिज्म टू हैव अ कॉम्बिनेशन सच दैट दे आर क्रिएटिंग डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन. समझ में आ रहा है? ये प्रिज्म एंगल्स का रेशियो आ गया. अब आपसे कोई पूछे नेट डिस्पर्जन कितना हुआ है बताओ, तो नेट डिस्पर्जन विल बी डिफरेंस ऑफ थीटा. पहले ने इतना डिस्पर्जन क्रिएट करा, डिस्पर्जन का एंगल होता था अपना याद करो a इंटू म्यू माइनस म्यू आर. तो पहले प्रिज्म का डिस्पर्जन एंगल माइनस दूसरे का डिस्पर्जन एंगल. मैंने इसमें से ये वाला टर्म कॉमन ले लिया तो अंदर ये आया. नाउ a डैश बाय a यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, और यहां मुझे दिखने लग गया म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस वन. दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा डैश. तो ओमेगा डैश बाय ओमेगा, तो ऐसा भी फॉर्मूला बन जाता है.
तो नेट कोई डिस्पर्जन पूछे कितना हुआ तो वो निकाल सकते हैं दोनों के डिस्पर्जन के डिफरेंस से, और वो ऐसा फॉर्मूला भी बन जाता है ना, कि पहले प्रिज्म का डिस्पर्जन इंटू 1 माइनस ओमेगा डैश बाय ओमेगा, ऐसा फॉर्मूला भी बन जाता है। तो ये भी अपन को याद रखना चाहिए। चलो, क्या ये समझ में आ रहा है? पहले तो मीनिंग समझ में आया, डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन का मतलब क्या होता है ये बताओ। प्राशील, आकर्ष, है ना, वैभव महाजन, बताइए क्या ये पहले समझ में आया मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन? आकाश बोल रहा आ गया, वेरी गुड। चलो, वेगो को भी क्लियर। पैरेलल लाइट रे, मतलब जो बीच वाला कलर है वो इंसिडेंट के पैरेलल होना चाहिए, बीच वाला इंसिडेंट के पैरेलल, है ना। जो बाकी है वो तो एंगल पे है, एंगल पे इसलिए डिस्पर्जन हो रहा है। अगर सभी पैरेलल होते तो डिस्पर्जन भी नहीं होता। ठीक है, सब पैरेलल नहीं चाहिए हमको, हमको बस जो एवरेज बीच वाला जो कलर है वो पैरेलल में चाहिए इंसिडेंट लाइट के। ठीक है, आ रहा है विभव? यस, ओके बेटा। चलो, तो इसकी कंडीशंस क्या होती है वो निकालिए अपन ने, प्रिज्म एंगल का रेशियो क्या होना चाहिए, एंड नेट में डिस्पर्जन कितना आएगा वो भी निकाल दिया अपन ने। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन। अब एक और कॉम्बिनेशन हमारे काम का है प्रिज्म में, डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन, सॉरी उल्टा उल्टा, हाँ सही बोला था मैंने, डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन सही बोला था। तो एक और कॉम्बिनेशन हमारे बहुत काम का है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में डिस्पर्जन नहीं होता है, एक्रोमेटिक मतलब लाइट रे फैलेगी नहीं अपने अपने कलर्स में। तो एक्रोमेटिक मतलब क्रोमेजन नहीं हो रहा है, लाइट रे सेपरेट नहीं हो रही अपने अपने कलर में, तो उसमें नो डिस्पर्जन विथ डिविएशन। डिविएशन होता है बट डिस्पर्जन नहीं होता, मतलब लाइट रे बेंड तो होती है, अब बेंड तो हो रही है ना, लाइक दिस। ऐसा हो सकता है कि बेंड तो हो रही लाइट रे, जैसे जो बीच वाला कलर है ग्रीन कलर, वो देखो तो वो कुछ बेंड होके निकला है, कुछ इस तरह से वॉयलेट कलर निकला है, और रेड कलर भी कुछ इस तरह से निकला है। ऑल द इमिटेड कलर्स आर पैरेलल एक्चुअली, तो पैरेलल है तो डिस्पर्जन नहीं हुआ, एंगल इनके बीच का जीरो हो गया। समझ में आ रही बात? अगर जितने कलर सेपरेट हो रहे हैं उनका एंगल जीरो है तो वो एकदम पैरेलल निकल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगेगा, हमारी आंखें उनको मिला देगी क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल लाइट रेस हमारी आईज फोकल प्लेन में मिला देती है। तो हमें इस सिचुएशन में एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन दिखता है, अब डिस्पर्जन नहीं दिखता हमको। मीनिंग समझ में आया एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का? इज दिस मीनिंग क्लियर? व्हाट इज मीनिंग बाय व्हाट डू वी मीन बाय एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन? दैट इज ऑल द कलर्स आर पैरेलल। चलो, वेरी गुड। अब ऐसा होने की कंडीशन क्या होना चाहिए? तो अब थीटा नेट जीरो चाहिए, थीटा नेट को जीरो ले लेंगे अपन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होने के लिए, है ना, थीटा नेट को जीरो ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके लिखता हूँ, कंडीशन क्या आएगी, यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ मैं, सॉरी। नाउ थीटा नेट शुड बी जीरो, दैट इज दोनों प्रिज्म से जो डिस्पर्जन का एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, दोनों प्रिज्म का डिस्पर्जन का एंगल इक्वल, मतलब a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर शुड इक्वल टू a डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। तो यहाँ से ए और ए डैश का रेशो आ जाएगा मेरे पास, रिलेशन ऑफ प्रिज्म एंगल्स आ जाएगा, वो होना चाहिए म्यू वी माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वी माइनस म्यू आर। आप ये ओमेगा की डेफिनेशन यूज करके उसे थोड़ा सा और चेंज करके भी लिख सकते हो, है ना, म्यू वी माइनस म्यू आर इज ओमेगा इंटू म्यू आई माइनस वन, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा इंटू म्यू आई डैश माइनस वन अपॉन, सॉरी ऊपर आ जाएगा ओमेगा डैश, नीचे आ जाएगा ओमेगा इंटू म्यू आई माइनस वन, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। सो प्रिज्म एंगल्स का रेशो ए बाय ए डैश, ये कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन मिल सकता है जिसमें एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है, मतलब कि लाइट रे सारे अपने कंस्टिट्यूएंट कलर पैरेलल निकल रहे हैं, दे आर बेंडिंग, दे आर हैविंग सम डिविएशन, बेंड हो गई है बट सारे कलर पैरेलल है।
आ रही कंडीशन समझ में? व्हाट इज कंडीशन फॉर ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, समझ में आ रहा है? चलो नोट भी हो गया ये कंडीशन फॉर ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अब हम निकालते हैं कि इस केस में डिविएशन कितना आ जाएगा। कोई हमसे पूछ ले कि इस केस में डिविएशन कितना हुआ है बताओ, तो नेट डिविएशन क्या होगा? दोनों प्रिज्म एंगल अपोजिट है तो डिविएशन का डिफरेंस ले लेंगे। पहले का डिविएशन होगा a इंटू म्यू वाई माइनस वन, दूसरे का होगा a डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस वन। डिविएशन हम येलो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं तो येलो कलर का डिविएशन नेट डिविएशन बता देंगे। अब इसमें से पहला वाला डिविएशन कॉमन ले लो तो अंदर जाएगा वन माइनस ए डैश म्यू वाई डैश माइनस वन अपॉन ए म्यू वाई माइनस वन। क्या आ जाएगा रेशो? जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली कि ये रेशो क्या बन गया है। अंदर का जो रेशो है क्या है, a इंटू म्यू वाई माइनस वन अपॉन a डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस वन। नाउ व्हाट इज दिस रेशो बिकमिंग? क्या आ रहा है रेशो? ये दिस इज ओमेगा बाय ओमेगा डैश, दिस इज ओमेगा बाय ओमेगा डैश। देखो a डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस वन, a डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस वन डिवाइडेड बाय a इंटू म्यू वाई माइनस वन, दिस विल बिकम ओमेगा बाय ओमेगा डैश। ठीक है, तो पहले प्रिज्म का डिविएशन अगर पता हो, दिस इज डिविएशन बाय फर्स्ट प्रिज्म, वो पता हो तो नेट डिविएशन बता सकते। नेट डिविएशन इज द डिविएशन कॉज्ड बाय फर्स्ट प्रिज्म इनटू 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा डैश। चलो तो ये मैंने अलग डिविएशन का फॉर्मूला भी लिख दिया डिफरेंट डिफरेंट तरह से, तो जो क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से अपन यूज कर लेंगे फॉर्मूला। बोलो इज दिस क्लियर? तो हमने पढ़ा व्हाट डू वी मीन बाय डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब लाइट रे अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में सेपरेट हो जाना, इसको मेजर करते हैं बाय एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन का मेजरमेंट देखा अपन ने, स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्पर्सिव पावर समझिए अपन ने क्या होता है, मटेरियल की एबिलिटी टू डिस्पर्स लाइट इज डिनोटेड बाय डिस्पर्सिव पावर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर आती है एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डिविएशन, उसका रिलेशन ये आ जाता है, इट डिपेंड्स ऑन द म्यू। उसके बाद फिर हमने प्रिज्म के कॉम्बिनेशंस वगैरह पढ़े। पहला कॉम्बिनेशन पढ़ा था जिसमें डिविएशन हो रहा था, सॉरी डिस्पर्जन हो रहा था, डिविएशन नहीं था। अब पढ़ा उल्टा, डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, डिविएशन हो रहा है, उसके लिए प्रिज्म एंगल का रेशियो क्या होना चाहिए, और इस केस में नेट डिविएशन कितना हो जाएगा वो निकाला। प्रीवियस केस में नेट डिस्पर्जन कितना होगा वो निकाला था, है ना। तो ये सारी चीजें पढ़ी। अच्छा लेंसेज में भी तो फोकल लेंथ म्यू पे डिपेंड होती है, तो लेंस में भी क्या होता है, फोकल लेंथ म्यू पे डिपेंड होने से रेड और वॉयलेट की फोकल पॉइंट्स अलग अलग आते हैं, है ना। लेंस में म्यू और एफ इनवर्स में होते हैं, 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन होता है, तो म्यू और एफ इनवर्स में होते हैं। म्यू वॉयलेट का ज्यादा तो उसकी फोकल लेंथ कम, तो फोकल लेंथ वॉयलेट कम आती है, रेड की फोकल लेंथ ज्यादा आती है। एंड डिफरेंस ऑफ दिस टू फोकल लेंथ इज कॉल्ड एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। लेंस की ये प्रॉब्लम जो होती है कि अलग अलग कलर को अलग अलग जगह फोकस कराती है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन इन लेंस। एंड डिफरेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ रेड एंड वॉयलेट इज कॉल्ड एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। ये समझ में आ रहा है? व्हाट इज एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन? ठीक है, अब कॉन्केव लेंस क्या करता है, मैग्नीट्यूड उसमें देखो, फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड तो कुछ ऐसा ही आएगा पर साइन नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब देखो, यहाँ रेड की फोकल लेंथ मैग्नीट्यूड में ज्यादा थी तो वहां मैग्नीट्यूड में ज्यादा, बट नेगेटिव होने से पीछे फोकस पॉइंट आ जाएगा रेड का, तो कॉन्केव लेंस में ऐसा रहेगा। तो कॉन्वेक्स एक तरह से वॉयलेट के कंपेयर में रेड को आगे भेज रहा है, और कॉन्केव वॉयलेट के कंपेयर में रेड को पीछे भेज रहा है, तो दोनों मिलकर ऐसा कर सकते हैं ना कि वही वॉयलेट और रेड एक ही जगह पे फोकस हो जाए। कॉन्वेक्स ने वॉयलेट के कंपेयर में रेड को आगे भेजा, इसने वॉयलेट के कंपेयर में रेड को पीछे भेजा, तो दोनों को मिला दिया, तो ऐसा हो सकता है वॉयलेट और रेड एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाए, है ना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम ऐसी लेंस बना सकते हैं जो एक क्रोमेटिक हो जाए। एक क्रोमेटिक मतलब एक ही पॉइंट पर रेड और वॉयलेट फोकस हो, रेड की इफेक्टिव और वॉयलेट की इफेक्टिव फोकल लेंथ सेम आ जाए।
तो इसके होने की कंडीशन बन जाती है ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 इक्वल टू 0। ओमेगा 1 ओमेगा 2 इनके मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर है, फर्स्ट और सेकंड लेंस के मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, और f1 f2 इनकी फोकल लेंथ है फॉर मीन कलर दैट इज येलो कलर। if they are following this condition then we will get a achromatic lens। तो अच्छे जो लेंस होते हैं ना वो achromatic ऐसे बनाते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? लेंसेज में भी प्रॉब्लम होती है क्रोमेटिक एब्रेशन की, और उसे कैसे हटाते हैं वो देखा अपन ने। अब कोई पूछे इस इफेक्टिव फोकल लेंथ, इस इफेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ निकालो, तो आप तो निकाल सकते हो 1/f इक्विवेलेंट। इस सिस्टम का 1/f इक्विवेलेंट वो आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो आप इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ भी बता सकते हो क्या आएगी, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो दो लेंस के कॉम्बिनेशन से एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बन जाए, उसकी कंडीशन ये होती है, और उससे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाती है। कुछ समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है अपनी? सब क्लियर हो रहा है? वैभव, प्राशील, सब बच्चे बताइए, आकाश। चलो सबका रिप्लाई मेरे पास यस आ रहा है, बहुत बढ़िया। सो आप लोग अब एक काम करिएगा, एससीबी में चैप्टर 20, यही पूरा है एससीबी में चैप्टर 20 डिस्पर्जन इन स्पेक्ट्रा। तो आपको वो पूरा करना है ना, उसके सारे क्वेश्चंस करना है, और जो भी आपके डाउट आए, क्योंकि अपनी क्लास में अब एडवांस कुछ अलग तरह से थोड़ी सी होगी क्लास, कल का शेड्यूल आपके ग्रुप पे आ जाएगा, तो आप लोग जो भी डाउट आए फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो एससीबी में चैप्टर 20 आपको पूरा करना है ना। सब ये फॉर्मूले जो पढ़े बस फॉर्मूले लगाना है और आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है? चलो तो कब तक कर लोगे एससीबी का चैप्टर 20? मंडे तक, संडे तक हो जाएगा। आज ट्यूसडे, ये संडे तक पूरा कर लेना है आपको सभी बच्चों को, ठीक है? चलिए, और प्लीज कर लीजिएगा अभी, है ना, नहीं तो बाद में के लिए छोड़ोगे तो फिर वो छूट ही जाता है सब। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी करना था। चलो तो जो बच्चों का छूटा हुआ था वो तो सब हो गया अपना। अब बताओ आज के लिए अपन ने क्या क्या बात करी थी, कुछ डिस्कशंस वगैरह करने की बात करी थी आज अपन ने, है ना? क्या क्या बात करी थी बताओ? बोलो आज क्या क्या करना था? डिस्कशन ऑफ मॉड्यूल इन एससीबी, यस। तो मॉड्यूल में कोई डाउट स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनर बॉक्स, ऑल द बिगिनर बॉक्स। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो गया अपना, तो सारे बिगिनर बॉक्स कर सकते हो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनर बॉक्स, किसी बिगिनर बॉक्स में कोई डाउट है क्या? मैं मेरे पास ओपन कर ले रहा हूँ बिगिनर बॉक्स मॉड्यूल, किसी बिगिनर बॉक्स में कोई भी डाउट है क्या? आप सेंड कर सकते हो, किसी भी बिगिनर बॉक्स में कोई भी डाउट हो देख लीजिए, टेक योर टाइम, है ना, एक आध मिनट देख लो आप अच्छे से। कोई बिगिनर बॉक्स में कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। BB10 क्वेश्चन 5, BB10 क्वेश्चन 5। BB10 तो लेंस का कॉम्बिनेशन का है, मेरे को ऐसा याद आ रहा है ना, उसका क्वेश्चन नहीं, BB10 तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। देखते क्या है, प्रिज्म है, सॉरी। BB10 क्वेश्चन 5, a thin prisma of angle 5 degrees placed at a distance 10 centimeter from object, what is the distance of image from the object? तो ए डेल्टा पढ़ी थी अपन ने स्मॉल एंगल प्रिज्म से, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, मेरे को याद नहीं आ रहा। स्मॉल एंगल प्रिज्म बता दिया था मैंने आपको, स्मॉल एंगल प्रिज्म, स्मॉल एंगल प्रिज्म में इतना डिविएशन क्रिएट होता है, ये अपन ने डिस्कस हो गया था शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है क्लास में, है ना। और स्मॉल एंगल प्रिज्म की वजह से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, देखो ये स्मॉल एंगल प्रिज्म है, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट था और आप यहाँ से देख रहे थे, तो एक लाइट रे जो सीधे सीधे जाने वाली है वो तो अब सीधी नहीं जा पाएगी क्योंकि प्रिज्म से डिविएट हो जाएगी, और कोई दूसरी लाइट रे देखो इस तरह से तो वो भी डिविएट होगी, तो ये दोनों ही लाइट रे आपको किसी और पॉइंट से आती दिखेगी, अब इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज से आती दिखेगी। तो दिस टू लाइट रे आर क्रिएटिंग इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट।
एंड एज द डिविएशन इज ऑफ डेल्टा, तो यहाँ पर भी एंगल डेल्टा होता है, तो हमको ये जो डिस्टेंस दिखती है, अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ए है एंड ए इज वेरी लार्ज, तो ये आर्क लेंथ जैसा मान के ए डेल्टा बोल सकते हैं, है ना। ये ए डेल्टा अपन आंसर दे सकते हैं assuming that distance of object is large and delta is small। तो इस क्वेश्चन का आंसर बस अब ऐसे हो जाएगा, ए डेल्टा। अब ये आर्क लेंथ इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस लगाने के लिए एंगल रेडियन में होना चाहिए, तो यहाँ एंगल रेडियन में ले लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो और कोई डाउट? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सब हो गए? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बीबी 11 का, सम्यक का डाउट आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, चलो हाँ। A simple microscope is rated 5x for a normal relaxed eye. What will be magnifying power of relaxed far-sighted eye whose near point is at 40 centimeter? 5x लिखा है मतलब उसकी फोकल लेंथ होना चाहिए थी 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 गुना मैग्नीफाई कर रहा है वो। सिंपल माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ d/f होती है, f 5 होना चाहिए, तभी तो 25/5 आ जाएगा, है ना। अब 40 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ कर दी तो 40/5 कर देना, 40/5 विल बी 8, तो आंसर शुड बी 8। अब 8 इसमें छपा ही नहीं है, तो आंसर इज 8x। ठीक है, ये मिस्टेक है इसके अंदर, आंसर शुड बी 8x। क्लियर? आपको मैंने सॉल्यूशन सेंड करे थे शायद इसके, तो आप सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको आंसर इज 8x, है ना। सारे बिगिनर बॉक्स और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन सेंड करे हुए आपको। चलिए और बताइए, बिगिनर बॉक्स में और कोई डाउट? अगर बिगिनर बॉक्स हो गए तो आगे आ जाए, एक्सरसाइज स्टार्ट करें। बोलो, एक्सरसाइज 1 में टोटल 27 क्वेश्चन है, कहीं कोई डाउट? एक्सरसाइज 1 में टोटल 27 है, किसी में कोई डाउट? सॉल्यूशन मैंने आप ही के ग्रुप पे सेंड करे थे यार, आपके ग्रुप पे सेंड करे मैंने सॉल्यूशन। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ करे थे कि नहीं। नहीं करे थे तो एक काम करूंगा, फिर से कर दूंगा, पर मेरे को जैसा याद आ रहा है मैंने करे तो थे। लेट मी चेक अगेन। सॉरी, मैंने आपके ग्रुप पे करे ही नहीं सॉल्यूशन लगता। ठीक है, सॉरी, आपके ग्रुप में नहीं कर पाया, मैं दूसरे ग्रुप में कर दिए थे, तो आप लोगों के ग्रुप में मैं फिर से शेयर कर देता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, फिर से क्या मतलब, पहले नहीं करे तो अब कर देता हूँ। चलो, मीन वाइज जब तक डाउट डिस्कस तो कर लेते हैं हम। मेरे पास एक डाउट आया था। अच्छा, देव महाजन बोल रहा है कर दिए थे आपने जो ग्रुप बनाया था। ओके, शायद मैंने आपका कोई ग्रुप बनाया था उस पे करे। चलो कोई बात नहीं। अगर जो बच्चे एडेड नहीं है, एक काम करिएगा, मुझे भी, मैंने जो ग्रुप बनाया मुझे मिल नहीं रहा है, तो आप लोग कुछ भी एक मैसेज लिख देना उस ग्रुप में, जो भी ग्रुप पे मैंने सॉल्यूशन भेजे थे उसमें कुछ मैसेज लिख देना, तो मेरे पास वो मैसेज आएगा तो मुझे दिख जाएगा कौन सा ग्रुप है, नहीं तो फिर अपन नया ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, या आपके जो अभी ऑफिशियल ग्रुप है उस पर मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। एडवांस टीईपी 12 फिजिक्स का ग्रुप का, अच्छा वो तुम्हारा अलग ग्रुप है वो। टीईपी 12 वाला ग्रुप अलग है एक्चुअली, तो टेक वाला ग्रुप अलग। एक काम करो, 2-3 दिन रुक जाओ, आज का तो सॉल्यूशन भेज ही दूंगा मैं। ठीक है, जब तक तुम्हारे डाउट वाउट पूछ लो। तो डाउट कौन सा था फिर से भेज दो यार। क्वेश्चन 13 बोला था क्या? यस, एक्सरसाइज 1 का 13। तो 13 में देखो, पहले लेंस 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनाएगा, लेंस से 10 सेंटीमीटर पे। मिरर के लिए वो 20 हो जाएगा, मिरर उसका 20 पीछे इमेज बनाएगा, लेंस के लिए वो 30 पर हो जाएगा, तो लेंस फिर 30 पर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज का बनाएगा, निकाल लेना। समझ में आ रहा है? देखो, फाइनल इमेज की बात करी इन लोगों ने, मैंने बोला तो समझ में आया क्या, करके दिखाऊं? रे डायग्राम बता देता हूँ, ठीक है। चलो रे डायग्राम देख लीजिए। तो पैरेलल बीम मिल रही है देखो कॉन्केव लेंस को,
पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल रही है, तो पहले पैरेलल बीम को डाइवर्ज करेगा। इसकी फोकल लेंथ 10 है, तो 10 से आते दिखेगी हमको ये लाइट बीम, है ना। तो यहाँ से मिरर रखा 10 सेंटीमीटर पे, तो मिरर को लगेगा कि 20 सेंटीमीटर से लाइट आ रही है, बिकॉज लेंस से मिरर की गैप भी 10 सेंटीमीटर है ना। तो फिर मिरर इनको फिर रिफ्लेक्ट कराएगा, मिरर से रिफ्लेक्टेड रहे। अब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट 20 पर, तो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट 20 पर, तो मिरर से पीछे इमेज 20 पर, तो रिफ्लेक्टेड रेज आपको लगेगी 20 से आ रही है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसी भी होगी जो वापस लेंस पे आएगी। अभी तो ऐसा लग नहीं रहा था कि लेंस पे आ रही है, लेंस पे भी वापस आएगी। जो वापस लेंस पे आएगी वो ये 20 था, ये 10, तो लेंस को लगेगा कि 30 से लाइट आ रही है। मिरर से रिफ्लेक्टेड लाइट रे, मिरर से रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो लेंस को वापस मिलेगी, मिरर से रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो लेंस को वापस मिलेगी वो 30 से आते दिखेगी, ठीक है। तो इस लेंस को लग रहा है इससे 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज क्या बनेगी बता देना, लेंस फॉर्मूला लगा देना, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, u प्लस 30 माइनस 30, बस इससे v निकाल लेना, हो जाएगा। चलो और बताओ, एक्सरसाइज 1 में और कोई डाउट? देख लो एक्सरसाइज 1 अच्छे से। Any other doubt in exercise 1? No. सभी ने करे ना क्वेश्चंस? सभी बच्चे रिप्लाई करिए, आपने क्वेश्चंस करे हैं तो यस रिप्लाई करिए जल्दी से। आकाश ने भी करे, वेरी गुड। अनुष्का, यस ओके वेरी गुड। चलो सब नहीं करे, बहुत बढ़िया। फिर एक्सरसाइज 2 में आ जाते हैं अपन। एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट? एक्सरसाइज 2 मैच द कॉलम 14 का बी। एक्सरसाइज 2 मैच द कॉलम 14 का बी। देखो इसमें क्या हो रहा है कि डबल रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है। लाइट रे जो ऑब्जेक्ट से जाके मिरर पे टकरा रही है वो दूसरी बार आई थिंक नहीं टकरा पा रही है ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस 2 ही हो जाएगी। प्लेन मिरर्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इज शोन इन द कॉलम 1, द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन इन कॉलम 2। तो डबल रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है। अच्छा आंसर 3 दिया है? नहीं, आंसर देखो मैं डायग्राम बना के देख लेता हूँ, तो 3 तो नहीं हो रहा है। जस्ट अ सेकंड, जितना दिख रहा है इसे ऊपर सुपरफिशियली तो 2 ही दिख रहा है मुझे इमेजेस बनते हुए। ऐसा कुछ दिया है हमको, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमको, दिस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से x है, तो ये x है, दिस इज x, और यहाँ पर x डिस्टेंस नीचे ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से जाके मिरर पे स्ट्राइक करेगी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। अरे ये तो मिरर पे जा पाएगी यार, सॉरी, है ना। देखो ये यहाँ से a डिस्टेंस है, तो a डिस्टेंस पे जब वापस आएगी लाइट रे तो ये तो आराम से मिरर पे यहाँ पे x पे आ गई, तो मिरर पे तो स्ट्राइक कर पाएगी ना, ये तो आराम से मिरर पे तो स्ट्राइक कर पा रही है ना, सम्यक, है ना। देखो अच्छे से डायग्राम, दिस डिस्टेंस इज a, तो आफ्टर कवरिंग दिस डिस्टेंस ए दिस लाइट रे, तो यहाँ से x डिस्टेंस ऊपर गई, वो x डिस्टेंस इधर ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ से डेफिनेटली मिरर पे स्ट्राइक करेगी। मिरर पे स्ट्राइक करेगी मतलब इससे जो इमेज बनी उसका वो मिरर इमेज बना देगा, तो 3 रिफ्लेक्शन हो गए। आंसर शुड बी 3। ये समय का आंसर 3 आ रहा है क्या समझ में? वेरी गुड। चलिए और बताइए, मैच द कॉलम के अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन रीजन, किसी में कुछ भी डाउट, ट्रू फॉल्स, कहीं भी कोई भी डाउट? ऑल क्लियर? सारे क्वेश्चन हो गए?
यस सम्यक के तो हो गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी बोल रहे ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो तो फिर मॉड्यूल खत्म है ना, मॉड्यूल को फिनिश मान लेता हूं मैं आप लोगों को आज है ना इसकी क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा, तो क्वेश्चन बैंक भी करना। एचसीबी पे आ जाते हैं अपन। एचसीबी में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 79 क्वेश्चन है। चलो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पेज 21 तक कोई डाउट? एचसीबी पूरी एचसीबी में कोई डाउट हो तो भेज दो, क्वेश्चन नंबर सेंड कर दीजिए। एचसीबी में पूरी एचसीबी में कोई डाउट हो तो, पहले एक्सरसाइजेस में कोई डाउट हो तो भेजना। इज देयर एनी डाउट इन एक्सरसाइज इन एचसीबी? कोई भी डाउट नहीं है तो नो लिख दो। चलो ऋत्विक को तो कोई भी नहीं, बहुत बढ़िया ऋत्विक। वैभव को भी नहीं है, दो हो गए। विघ्नेश, आकर्ष, चलो सम्यक ठीक है। अनुष्का, सृष्टि, अनुष्का, सृष्टि नॉट फुल्ली कंप्लीटेड, ओके कोई बात नहीं। तो अगर कंप्लीट नहीं करी है तो कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट करके डाउट पूछ लेना। तो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी सब हो गए क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2? चलो ठीक है। अब जिसके हो गए हैं अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया, और जिनके नहीं हुए हैं वो कंप्लीट कर लो आज। और मैं आपको एक काम करता हूँ, सॉल्यूशन मेरे पास एक्सरसाइजेस वगैरह के हैं, वैसे तो आपको डाउट है ही नहीं, फिर भी सेंड कर देता हूँ, अगर किसी को कुछ करे नहीं हो, एक आध बचा हो तो देख लेना। एंड एचसीबी फिर पूरी करो। एचसीबी में आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर भी अलग से है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी करना है अलग से, है ना। आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बाद देखना, नेक्स्ट चैप्टर इज आई थिंक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यस। ठीक है, तो एक बार उसकी थ्योरी भी पढ़ लेना, वैसे तो अपन ने सब पढ़ी है क्लास में। ठीक है, आपको कुछ नई चीज लगे तो देख लेना। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सारे इलस्ट्रेशंस उसके ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 पूरा करिए। उसका चैप्टर 20 डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रा, तो वो करना। इसमें स्पेक्ट्रा अलग से है थोड़ा सा, जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, मेजरमेंट वगैरह कैसे करते हैं, तो वो भी देख लेना। एंड रेनबो फॉर्मेशन भी दिया है, तो सब थ्योरी है, एक बार जरूर पढ़ना है ये। ठीक है, आखिरी चैप्टर 21 स्पीड ऑफ लाइट है, वो हमें जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो अपना ऑप्टिक्स पूरा हो गया, मतलब तो डिस्कशन का कुछ पोर्शन बचा है। अब देखो अपनी क्लास अभी वैसे तो एडवांस बैच की नहीं रहेगी, आप लोग मुझसे ना पर्सनली व्हाट्सएप पे डाउट पूछ लेना। बाकी शेड्यूल आपका जो बनेगा, जो कुछ मर्ज होके चेंज होके कुछ क्लास बनेगी, वैसा जो भी होगा वो देख लेना। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? चलो तो ठीक है, अपना ऑप्टिक्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर तो फिर अपन आगे से स्टार्ट करेंगे, जैसा भी होता है। फिर अपन आज यहीं रोकते हैं, है ना। और आप अभी जो टाइम मिल रहा है इसमें जिसके क्वेश्चंस बचे हो वो बच्चे क्वेश्चंस कर लीजिए, और बाकी मैं इसका आपको क्वेश्चन बैंक सेंड कर रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन बैंक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों।